सुनीता जी, आपका हमारे बातचीत के स्टूडियो में या मंच पर आप समझिए तो बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप इतना व्यस्त रहने के बावजूद आपने थोड़ा सा समय निकाला मेरे लिए। पहले मैं थोड़ा सा आपका परिचय दे दे रहा हूँ अपने मित्रों को और देखने वालों को, दर्शकों को। बाकी तो फिर आपसे बातचीत करेंगे, आप फिर बाकी थोड़ा और डिटेल में बताइएगा। सुनीता जी जो हैं वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, एमए किया है, बीएड किया है, पीएचडी की है। पीएचडी से पहले नेट भी इन्होंने क्वालिफाई किया और बनारस से किया है इन्होंने। नौगढ़ की रहने वाली हैं। नौगढ़ पहले जब हम लोग गोरखपुर में थे तो नौगढ़ बस्ती में आया करता था, अब नौगढ़ शायद अलग से जिला हो गया है जी। ये अभी दिल्ली में सहायक प्रोफेसर हैं और पढ़ने की बहुत शौकीन है। एक अनुमान के हिसाब से इन्होंने करीब 30,000 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ ली हैं। मुझे तो लगता है कि एक बार एमआरआई करा के देखना पड़ेगा कि कितनी किताबों की कितनी क्या क्या छवियां आपके दिमाग में मौजूद हैं। ये बड़ी बात है। मेरे ख्याल से अब तक की अपनी लाइफ में हमने भी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, लेकिन 4-5 हजार से ज्यादा तो नहीं पढ़ पाए होंगे। एक इनकी खासियत और है कि पढ़ने का शौक तो इनको यही है, लेकिन मन से और दिल दिमाग से ये इनको घूमने का बड़ा शौक है और एकल यात्राएं करती रहती हैं पूरे हिंदुस्तान में। और लगभग पूरे देश में 4,000 गांवों का ये भ्रमण कर चुकी हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे कि इस भ्रमण के पीछे कारण क्या है। चित्रकारिता का शौक है इनको। हालांकि चित्रकारिता में इन्होंने कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, लेकिन चित्रकारिता का शौक है और मैथिली चित्रकारिता, मधुबनी चित्रकारिता और शौकिया चित्रकारिता के आधार पर इन्होंने कई पुस्तकों में श्रृंखला चित्र बनाए हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कामायनी है और कृष्ण सखानी के उपन्यास स्मृति एक प्रेम की, उस पर भी इन्होंने श्रृंखला चित्र बनाया है। अभी इस पर भी बातचीत करेंगे कि श्रृंखला चित्र एक्चुअली होता क्या है। इनकी पुस्तक जो है वो शोषण में हिस्सेदारी है और एक पुस्तक और है जंगल पुस्तक और जंगल श्रृंखला के तहत काव्यात्मक शोध ये कर रही हैं। एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हैं ये। जल, जंगल और जीवों से इनको बेहद प्यार है। ग्रामीण लड़कियों को पढ़ाना चाहती हैं और इस सिलसिले में ग्रामीण लड़कियों से इन्होंने काफ़ी संपर्क करके और उनकी मदद की है। 2,000 से ज़्यादा लड़कियों तक इनकी पहुंच हो चुकी है। सुनीता जी, अब आप बताइए कि इतना सारा विस्तार लेकर आप चल रही हैं, इसके पीछे मेन मकसद क्या है? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, नमस्कार। मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों को भी अभिवादन करती हूँ, सामने अभिवादन करती हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि इसके पीछे मकसद क्या है, तो मेरा मकसद ये विरासत में मुझे मिला हुआ है। मेरे दादाजी बहुत बड़े काश्तकार जमींदार हुआ करते थे। वो जमीनों को दान दिया करते थे। उन्होंने दान देकर छात्रावास, धर्मशाला, तमाम चीज़ें बनवाई जो आम जीवन की सुविधा के लिए हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं। जैसे इन दिनों कोरोना का जो महामारी चल रहा है, वहाँ पे 15,000 से ज़्यादा लोग इन दिनों रह रहे हैं और आराम से खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो वनवासियों का एरिया है, जिनको आप शुद्ध रूप में मुसहर कहते हैं। तो उनके जीविका का जो मुख्य साधन होता है वो तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाते हैं, या तो दोना बनाते हैं या पत्तल बनाते हैं। आज के तारीख में जब आधुनिक चीजें आ गई हैं तो दोना पत्तल की तरफ लोगों का आकर्षण कम रह गया है। तो वो उनकी जीविका कैसे चले,
तो वो उनके विरासत में ये चीज़ें मुझे मिली कि लोगों के बीच में ही मुझे रहना है, उनके लिए काम करना है। हमारे तरफ एक समस्या जो मुझे हमेशा कचोटती रही, वो ये कि लड़कियों के शिक्षा को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं रही है। हमारे तरफ लड़कियों को इसलिए शादी कर दिया जाता था क्योंकि जंगल एरिया है, बिहार का बॉर्डर लगता है, नक्सली बेल्ट है, नक्सलियों का बहुत आतंक भी रहता है और बड़ी और छोटी जातियों का लेकर के भी आतंक रहता है, तो लड़कियों को अक्सर लोग उठा ले जाते थे अपना समझ के जिस तरह से। तो बहुत लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं, तो 8वीं क्लास तक पढ़ती हैं। तो ये मेरे मन को बहुत दुखी करता था कि ये 8वीं का क्या टैगलाइन है, इसको कौन पार करेगा। मेरे घर में खुद मेरे 2 बहनों की शादी 8वीं क्लास में हुई, तो मैं इस बात के बहुत खिलाफ रही कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इसको तोड़ना होगा, इस जमीन को, इस लीक को तोड़ना होगा और एक नई परिपाटी शुरू करनी होगी। तो दादाजी की वो प्रेरणा हमेशा रही कि हमें हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारे आसपास कैसे लोग हैं, किस तरह से हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अपने सुविधा को ध्यान में रखने के अलावा हम उनके लिए क्या सुविधा मुहैया करा सकते हैं। तो ये चीज मुझे हमेशा प्रेरित करती थी और मैं उनके सानिध्य में ज्यादा रही हूँ। बल्कि घूमने की जो आदत मेरी लगी उन्हीं से लगी। वो मुझे 3 साल की उम्र से आधा हिंदुस्तान घुमा दिए थे, क्योंकि वो खुद भी बहुत यात्राएं करते थे। तो उन्होंने हमको देश दुनिया दिखाया और कहा कि आपको ये करना है, इस विरासत को कोई और आगे नहीं ले जा पाएगा। पता नहीं उनको ये भरोसा क्यों था, इसलिए मैंने ये एक विजन की तरह ले लिया। नौकरी करना अलग चीज है, लेकिन मैं कई बार विदाउट पेमेंट लीव लेकर के गाँव में चली जाती हूँ, महीनों तक रहती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। लड़कियों को पढ़ाने को लेकर के मेरी जो चिंता रही है वो शुरू से रही है। तो वो चीज मुझे अपने घर से मिली और दादाजी से मिली है। ये पुस्तकें पढ़ने का शौक जो है, और मतलब वो भी कम संख्या नहीं, 30,000 से ज्यादा किताबें आपने पढ़ ली हैं। ये किस तरह की किताबें पढ़ी हैं? ये सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की हैं। किसी विचार से बद्ध होकर के नहीं है, बल्कि मैंने हर विचार को पढ़ा है। अगर मैंने दक्षिण पंथ को पढ़ा है तो मैंने वामपंथ को भी पढ़ा है। मैंने अगर राष्ट्रीय पुस्तकें पढ़ी हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें भी पढ़ी हैं। मैंने कोई किसी चीज को सीमा में नहीं बांधा। मेरा मानना रहा शुरू से, और ये पढ़ने की जो मुझे आदत लगी वो भी मेरे दादाजी की ही देन थी। वो सुबह भोर में उठ करके मुंह जुबानी चीजें सुनाया करते थे, रामायण, महाभारत, गीता। तो शुरुआत मेरी उन्हीं पुस्तकों से हुई। रामायण से मैंने शुरुआत की, उसके बाद मैंने वेद, उपनिषद, ये सारी चीजें मैंने पढ़ने शुरू कर दी। वही लाके हमको देते थे। और उन दिनों टीका नहीं उपलब्ध होता था, संस्कृत में ही रहता था। तो वो हमको पढ़ाते थे, समझाते थे। उसके अर्थ अगर हमको समझ में नहीं आता था तो हमारे गुरु जी थे, मिश्र गुरु जी, वो उनको बुला लाते थे। फिर वो उसका मुझे अनुवाद करके बताते थे कि इसका क्या मतलब होगा, इसमें रिस और लट क्यों लगा है, इसके अर्थ बदलने से क्या इसका स्वरूप बनेगा। तो वो मुझे वहां से आदत पड़ी। लेकिन सबसे पहली जो पुस्तक मैंने अपने मन से पढ़ी और मुझे वो रोचक लगी, वो मैं 7वीं क्लास में पढ़ी थी। कोई समथी सिद्दीकी साहिबा थी, उनका अफगानी में उपन्यास था। वो मेरे बड़े भाई साहब ला करके दिए थे। और उस समय मैं 6ठी 7वीं क्लास में रही होंगी, तब मैंने पहली बार वो किताब पढ़ी। उसके बाद मैंने देवदास पढ़ी। देवदास को मैंने मुश्किल से 3-3.5 घंटे में पढ़ के खत्म कर दिया। तब मेरे भैया को लगा कि ये तो पढ़ने में बहुत स्पीड इसकी अच्छी है। और फिर मैं डायरी भी बनाती जाती थी, उसको नोट कर लेती थी कि इस किताब में मुख्य क्या रहा, इसके पात्रों की भूमिका क्या रही और किताब का संदेश क्या रहा। ये 3 पॉइंट में जरूर बनाती थी। उसके बाद मुझे किताबें अपने आप सब लोग देते गए और मैं पढ़ती चली गई। मतलब साहित्य भी पढ़ा और साहित्य के इधर भी आपने किताब? जी जी। जिसमें मान सकते हैं इतिहास भी पढ़ा आपने, और राजनीति के बारे में और समाज के बारे में। जी, मैं इतिहास की ही विद्यार्थी रही हूँ। हिंदी, इसकी भी एक कहानी, हिंदी मैंने बाद में पढ़ी क्योंकि मेरे घर में सभी लोग अलग अलग फील्ड में चले गए थे। तो एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि बिटिया, सब लोग अलग अलग फील्ड में चला जा रहा है, मेरा विषय तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मेरे फादर ऐसा सोचते हैं। तो मैंने कहा, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि कोई हिंदी पढ़ ले। मैंने कहा, मैं पढ़ लूँगी। फिर मैंने मैं हिस्ट्री की टॉपर थी। मैंने इतिहास छोड़ करके पूरी तरह से अपने आप को हिंदी में मूव कर लिया, हिंदी साहित्य में।
अभी आपने बताया कि आप मतलब जो पुस्तकें पढ़ती थी उनके नोट्स भी बनाती थी आप, और आप डायरी भी लिखती थी। जी। तो वो डायरी आप लगभग बचपन से ही लिख रही हैं आप, तो उनमें तो बहुत हाँ, सारी मेरे चीजें, बहुत सारी डायरियां मैंने लिख रखी हैं जी। तो उनमें तो बहुत सारा खजाना होगा, मतलब बहुत सारी जानकारियां होंगी, और हाँ है। हैं, जी। तो जी। जो शोध करने वाले लोग हैं उनको काफी मटेरियल मिल सकता है इस पर, मुझे ऐसा लगता जो है। मेरे करीबी विद्यार्थी होते हैं उनको पता है, वो ले जाते हैं। कई बार मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देती हूँ, उनको ज़रूरत होती है तो मैं वह डायरी खोलती हूँ और काल के हिसाब से लिख के रखती हूँ। हर डायरी का ईयर वाइज, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2020 में 4-5 अलग-अलग विधाओं की डायरी बना लेती हूँ। बस फिर उसी पे लिखती हूँ। वो डायरी ऐसे ढंग से रखती हूँ कि मुझे खोजने में असुविधा ना हो, तो मैं वो दे देती हूँ जो उन माँगते हैं, डायरियों जिनको में जानकारी हो। उन डायरियों में सारी एकेडमिक बातें भी हैं कि कुछ व्यक्तिगत बातें भी हैं? नहीं, व्यक्तिगत लाइफ में कुछ छुपाने बताने जैसा है नहीं, मेरे कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि मैं जिस जंगल से हूँ वो जंगल ऑलरेडी इतना रहस्यमय, अलग से और क्या रहस्य मैं रखूंगी। चंद्रकांता का जंगल इतना बड़ा रहस्य है, आज भी वहाँ रहस्य मौजूद है। आप चल के देखेंगे तो बहुत सारे जगह आप जहाँ खड़े होंगे वहीं से आपको कुछ आवाज सुनाई देगी, लेकिन आप आवाज का पीछा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं ऑलरेडी एक रहस्यमय जंगल से निकल के आई हूँ, तो अलग से रहस्य जैसा मेरे जीवन में है नहीं। तो कोई भी मेरी डायरी आराम से पढ़ सकता है, उसके लिए कोई परेशानी की विषय नहीं है, ना मेरे लिए चिंता का कारण है। ये एकल यात्राएं जो आप करती हैं, जी। एकल यात्रा का जो मैं मतलब समझता हूँ कि अकेले जाती होंगी घूमने, जी। तो अभी आप परिवार के साथ रह रही हैं कि अकेले रह रही हैं? नहीं, मैं परिवार के साथ हूँ, लेकिन यात्रा मैं अकेले करती हूँ। हाँ, मतलब मेरा सवाल, अगला सवाल इसी पर है कि एक तो होता है कि पिता और माता का एक तो जो होता है संरक्षण होता है, जी। और वहां पर लड़कियों को थोड़ी आजादी मिल भी जाती है, मतलब इसको जी। अदरवाइज फील करने की बात नहीं है, लेकिन नहीं मैं नहीं, जानना आप चाहता हूं, बिल्कुल। जैसे एकल यात्रा करने जाती हैं तो आपके हस्बैंड को या आपके पूरे परिवार को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? नहीं सर, कभी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है। बल्कि मैं अपने माता पिता को हर साल में 2 बार यात्रा पर लेकर जाती हूँ, जहाँ की वो इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे अभी उनको लेकर हमें जाना था अमरनाथ की यात्रा करने के लिए, लेकिन अभी लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से वो हमें स्थगित करना पड़ा। तो पहले मैं खुद जाती हूँ, अकेले घूम के आती हूँ, सब कुछ देख के आती हूँ, उसके बाद मैं अपने माता और पिताजी को अपने साथ लेकर के जाती रहती हूँ। तो मेरे घर में कभी कोई आपत्ति नहीं रही है। हम अपने घर में 2 डॉक्टर हैं, कोई मरीज नहीं है, तो हम आराम से यात्राएं कर सकते हैं। जब हमें जाना, हमें ये नहीं कहना होता है हमारे घर में कि हमें जाना है, परमिशन लेना, ऐसी स्थिति नहीं है। बल्कि हमें ये बताना होता है कि ये मेरा शेड्यूल है, मैं इतने से इतने दिन के लिए जा रही हूँ, मेरा यहाँ का टूर होगा। कोई तो आपत्ति नहीं होती, कोई दिक्कतें ये नहीं है। ये जो फ्रीडम आपको स्वाभाविक रूप से मिला है कि आपने इसको हासिल किया है? सर पता नहीं, मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। ये मैं कहती हूँ कि प्रकृति का देन है। ईश्वर जैसी चीज पर मैं उतना तो नहीं करती बिलीव, लेकिन प्रकृति की देन है कि मुझे कभी लड़ना नहीं पड़ा। हाँ, मुझे अपने माँ के घर में काफी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ 8वीं में शादी सबकी होती रही है। तो मैं एकमात्र लड़की हूँ अपने गांव और एरिया की जिसने हायर एजुकेशन हासिल किया, ना हासिल किया बल्कि जॉब भी किया, और और अपने हिसाब से अपने जीवन का चयन किया हर तरह से। तो मुझे वहां लड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं रही। हाँ, मुझे ये जरूर समझाना पड़ा कि एकल यात्रा में मैं सेफ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लेडीज अगर एकल यात्रा करने जाती है तो उनके सामने सेफ्टी का चैलेंज होता है कि उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी होगी, जहां वो रुकेंगी वो सुरक्षा कैसे होगी, किस तरह से होगी, लड़ पाएंगी कि नहीं लड़ पाएंगी। तो मैं इसी में एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर 10 लोग मेरे सामने आए तो सर मैं उनको मार के गिरा दूंगी, उससे ज्यादा होंगे तब दिक्कत है। जूडो कराटे सीख रखा है आपने? जी। हाँ, ये बात है। जी। नहीं नहीं, तो वहां पे डर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने काम करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर्सनालिटी अगर एसर्ट करने वाली पर्सनालिटी होती है जी। तो चीजें आसान हो जाती हैं। इसलिए मैं भी जनरली अपने बच्चों को या
महिलाओं से जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं असर्ट करना सीखो। असर्ट करने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। एक ये बताइए, आपने कहा कि ये श्रृंखला चित्र, ये मतलब इसका क्या मतलब है? जैसे कोई किताब 200 पेज की है, 300 पेज की है या फिर 100 पेज की भी है, तो उसमें दृश्य अलग अलग होते हैं। और मान लीजिए एक उपन्यास की मैं बात करती हूँ, छोटा सा कोई भी उपन्यास ले लेते हैं, तो उपन्यास में पात्र एक से अधिक होते ही होते हैं, क्योंकि वो एकांकी नहीं है। उसमें एक अलग परिवेश होता है, परिवार होगा, एक से ज्यादा परिवार हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। तो जब मैं किताब पढ़ रही होती हूँ तो मैं किताब के नोट्स, जैसा कि मैंने बताया कि मैं डायरी में उस कंटेंट को लिख लेती हूँ कि ये विषय जो है, यह उपन्यास जो है इस विषय पर आधारित है, इसमें इतने पात्र हैं और इसमें ये दृश्य मुख्य है। तो मैं उन्हीं दृश्यों को ध्यान में रख करके अपने दिमाग से बनाती हूँ कि क्या इस पर यह चित्र बन सकता है। तो उस तरह, जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर जब मैंने बनाना शुरू किया तो वो 15 सर्ग था। तो मुझे लगा कि चूंकि जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसके एक एक लाइन पे कई चित्र बन सकते हैं, क्योंकि उसके भाव भी बहुत बड़े हैं। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं इतना बनाऊंगी तो शायद मुझे एक आध साल इसी में लग जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 15 सर्ग के मुख्य भाव उठाए, उस मुख्य भाव को केंद्र में रख करके एक एक चित्र बनाए। तो मैंने उसके कुछ 15 चित्र बनाए। उसी तरह से ये श्रृंखला हो गई कि ये श्रृंखला चित्र है कि पहले सर्ग का ये भाव है, दूसरे सर्ग का ये है, तीसरे का ये है। तो मैं कोई उपन्यास भी उठाती हूँ तो आजकल उपन्यास भी शीर्षक वाइज लिखे जाने लगे हैं, तो उसकी भावभूमि स्पष्ट रहती है कि यहाँ इस शीर्षक में ये भावभूमि है और उस पुस्तक के दूसरे अंश में कंटेंट में ये भावभूमि, तो उसको आधार बना करके मैं बना लेती हूँ। ये एक काव्यात्मक शोध कार्य क्या होता है? जैसे काव्यात्मक शोध कार्य मैंने एक प्रोजेक्ट के तहत सबमिट किया था कि कविताओं को लेकर के बहुत मार काट मची रहती है और ज्यादातर लड़ाइयाँ छंद और इसी को लेकर के होती रहती कि छंद है तो नहीं है, तो ये गद्य है तो ये पद्य है। लेकिन जंगल, जल, जमीन, जंगल को लेकर केंद्रित करके कितनी रचनाएं लिखी गई हैं और किन लोगों ने लिखी हैं और उसके पीछे का उनका मंतव्य क्या रहा है। जैसे सतपुड़ा के जंगल हैं, तो जंगल सिर्फ सतपुड़ा में नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर राज्य में, हर क्षेत्र में है। तो हर जंगल का एक दृश्य है, हर जंगल की एक शोभा है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ के जो छत्रपति शिवाजी का मूल गांव है, अगर मैं प्रतापगढ़ के एक जंगल की बात करूंगी तो वह जंगल और मेरे यहाँ का जंगल दोनों के अलग अलग दृश्य होंगे, अलग अलग कारण होंगे और उन जंगलों में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते होंगे। तो क्या उन जंगलों को जब भी कोई लेखक लिख रहा होता है तो क्या इस बात को ख्याल रख रहा है, इस पर मैं काम कर रही हूँ। तो जनरली महिला रचनाकारों पर बात मतलब काम कर रही हैं या सब लगभग सारे? देखिए सर, मैं जब इतिहास की विद्यार्थी रही तो इतिहास मैं पढ़ती थी तो मैंने एक चीज बहुत शिद्दत से महसूस किया कि हमारे यहाँ स्त्रियों का इतिहास नहीं लिखा गया है। सन 75 के बाद अगर हम देखते हैं तो स्त्रियों की लेखन की एक फौज तो आती है, लेकिन इतिहास नहीं लिखा जा रहा है, लेखन किया जा रहा है, रचनाएं लिखी जा रही हैं, उन्हें इतिहास के रूप में प्रतिबद्ध या कलमबद्ध नहीं किया जा रहा है। तो वो दिमाग में मेरे शुरू से रहा कि मुझे स्त्री या महिला इतिहास लिखनी है। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो मुझे याद आता है कि एक वो है श्री रंगनाथ अंडाला, जो कि तिरुपवे की हैं, उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो मैं जब इतिहास में पढ़ती हूँ तो वो सारे पात्र मेरे सामने एकदम से आके मुझसे कहती हैं कि ये इसको कौन कलमबद्ध करेगा। तो मैंने फोकस स्त्रियों पे ही किया। बट आजकल जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए लगता है कि महिलाओं का इतिहास नहीं लिखा गया तो क्यों नहीं लिखा गया, और लिखा भी जाएगा तो क्या बदल जाएगा। ये सवाल खुद मैं अपने आप से जूझती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्त्रियों को लेकर के पढ़ती हूँ, मैं सबको पढ़ती हूँ। हाँ, लेकिन केंद्र में मैं स्त्रियों को रखती हूँ, चाहे वो पुरुष ही क्यों न लिखे हों, लेकिन उसमें अगर किसी स्त्री के बेहतर प्रेरणादायी परिपक्ष को रख करके अगर किसी चरित्र को रचा गया है तो उसको भी मैं लेती हूँ कि हाँ, यह व्यक्ति इस
पात्र के माध्यम से समाज में स्त्रियों को एक बेहतर संदेश दे रहे हैं कि हाँ, आप इसके जैसे भी बन सकते हैं या बन सकती हैं। अभी आपने बताया अपने परिचय में कि आपने हर तरह की विचारधारा से संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं, उनको समझने की कोशिश की है। इस प्रक्रिया में तो लेखक की अपने आप से एक विचारधारा बन ही जाती है। जब आप जंगल की और जनता की और की बात करती हैं, तो वो तो प्रतिबद्धता उससे जाहिर होती ही है, और विचारधारा मूलतः एक लेखक होने के नाते, एक रचनाकार होने के नाते आपकी ममता, आपकी संवेदना, आपकी भावनाएं तो पीड़ित लोगों के पक्ष में ही होंगी हमेशा, है। कहीं ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि दुख दर्द हो कि भाई अंबानी साहब बहुत परेशान है, उनका लॉस हो गया, ये तो कोई दुख की बात हुई नहीं। नहीं, मेरे लिए दुख का कारण नहीं है। मेरे ठीक लिए है, दुख का कारण वह व्यक्ति होगा जो 2 जून की रोटी के लिए दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करेगा, फिर भी उसको दाल नहीं मिलेगा और नमक प्याज की फारी के साथ रोटी खाएगा, वो मेरे दर्द में शामिल होगा। अच्छा, आप जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख छपते रहते हैं, ये आलेख होते हैं कि इनमें कविताएं और भी कुछ होती हैं? मैं बहुत कम कविताएं कहीं भेजती हूँ, मुझसे कोई मांगता है तब भी बहुत टाल मटोल के बाद देती हूँ, क्योंकि कविताएं मैं अपने स्वांत सुख के लिए लिखती हूँ। स्वांत जैसे कोई मन में मेरे भाव आया, उसको मैं लिखना चाहती हूँ, तो उनको मैं लिख करके अपने पास ही जब्त रखती हूँ। मैं लोगों से बहुत कम साझा करती हूँ। एक समय में मेरी कविताएं खूब छपी, हर जगह छपी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, कविताओं के क्षेत्र में मुझे नहीं जाना है। और वैसे भी कविताओं में प्रतिस्पर्धा बहुत है, मारकाट बहुत ज्यादा है, झूठ गाली गलौज तक लोग उतर आए हैं, और आजकल तो एकदम लांछन की स्थिति भी पैदा कर दी। मुझे याद आता है कि जब शुभम श्री को पुरस्कार मिला था, तब उसके पीछे पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पड़ गई थी। वो बड़ा मुझे इरिटेटिंग और बहुत खराब लगा था कि हम कौन सा विमर्श खड़ा कर रहे हैं कि अगर ठीक है कोई समूह को पुरस्कार मिल गया, तो हमारे अंदर का दिल इतना छोटा है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसको सराह नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उसको मैं प्रशंसित कर पा रही, तो कहीं का कवि बनना। उस दिन के बाद से मैंने कविता ना के बराबर लिखने शुरू कर दिया, और कोई मांगता भी है तो नहीं देती हूँ, लिख के जमा करती हूँ। आपने 2 बातें कही हैं जिस पर बातचीत मैं करना चाहूंगा आपसे। एक तो ये है जो आजकल काफी चर्चा में है कि लयबद्ध कविता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि महिलाओं की कुल मिलाकर स्थिति साहित्य में क्या है। लेकिन इससे पहले एक सवाल है छोटा सा जी। एक किताब आपकी है वो शोषण में हिस्सेदारी जी, और एक है साहित्यिक गैंगवार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गैंगवार, साहित्यिक गैंगवार का क्या मतलब है? हाँ, मैंने इस शब्द का पहली बार उसी समय प्रयोग किया था जब शुभम श्री के पीछे लोग पड़े थे। गैंगवार से मतलब आप समझते ही हैं कि घेर घार के किसी को मार देना, या उसकी साहित्यिक हत्या कर देना, या उसकी लेख की हिंसात्मक भाषा का इस्तेमाल करना। आप इस संदर्भ में देख रहे होंगे कि ज्योति कुमारी, कथाकार ज्योति कुमारी की एक किताब आई थी। किताब की चर्चा उन दिनों खूब हुई थी, नामवर सिंह ने ब्लर्ब लिखा था और तारीफें बहुत हुई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पूरा साहित्यिक समूह उनके साथ पीछे पड़ा, आज की तारीख में ना तो ज्योति कुमार की किताब नजर आती है और ना ही ज्योति कुमार नजर आती हैं। एक तरह से क्या हुआ कि पूरा गैंग बना करके एक उनके कलम और व्यक्ति दोनों की हत्या हुई। ठीक है, कलम में हो सकता है रचना में थोड़ी उत्तम मध्यतम हो, कम हो, अच्छाई हो, बुराई हो। अगर सामने वाले ने उसे कालजयी कह दिया, तो उसको खंडित करने के लिए आपके पास शब्द है, उपयुक्त शब्द के साथ कहिए कि नहीं, यह रचना कालजयी नहीं हो सकती क्योंकि यह अभी पाठकों तक नहीं पहुंची है। या आपका एक मतभेद हो सकता है, असहमति के माध्यम से साहित्य में परिष्कार होता है, लेकिन असहमति के नाम पर आक्षेप लगाना और व्यक्ति की हत्या कर देना, ये कहाँ तक सही है। इसलिए मैंने इसको फाइल किया और मैं इस पर काम शुरू कर दी, और तब से मैं चीजें एक करके जमा कर रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक ट्रंक रखा है, उसमें कटिंग जमा करती हूँ अखबारों के, और या फेसबुक पे भी रहते हैं तो उसके स्क्रीनशॉट लेती हूँ और प्रिंट लेकर के रख लेती हूँ।
ताकि वो मैं एक रिसर्च वर्क में सबमिट कर सकूं कि हाँ ये इस तारीख में ये चीज अमुक व्यक्ति ने इस ढंग से इस बात को रखा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब से सोशल मीडिया आया है, हम एक बात आज कहते हैं अगले दिन उस बात से मुकर जाते हैं, तो उसका कोई स्थायी प्रमाण नहीं होता है। एक इसमें एक और सुविधा है कि हम डिलीट भी कर देते हैं, कई बार अनलिस्ट कर देते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपसे छूट जाती हैं। क्योंकि प्रिंट का मामला दूसरा होता है कि आज यहाँ नहीं होगा तो किसी लाइब्रेरी में मिल जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया का अभी कोई ऐसी स्थायी लाइब्रेरी नहीं है जहां से आप 2 साल पुरानी या 4 साल पुरानी या 10 साल पुरानी चीजों को इकट्ठा कर सकें और लोगों तक साझा कर सके कि नहीं अमुक व्यक्ति ने इस टाइम में इस बात को इस ढंग से कहा था, अमुक व्यक्ति ने इस टाइम यह बात कह रहा है, मतलब अपने ही बात में उसके अंतर है। इस अंतर को मैं विकास के रूप में भी देखती हूँ, लेकिन वह विकास किसी आदमी के हत्या या लेख की हत्या के ऊपर खड़ी है तो मैं उसे गलत मानती हूँ। और ये जो शोषण में हिस्सेदारी है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगी संक्षेप में, मतलब बहुत संक्षेप में, उसके बाद फिर हम लोग मुख्य विषय पे बात करेंगे। जी, ये किताब दरअसल शोषण में जो हिस्सेदारी है वो रेप को लेकर के है कि जब कोई रेप कांड होता है तो उसके पीछे की जो मानसिक स्थिति होती, कंडीशनिंग होती, वो किस तरह की होती है। इसमें पॉलिटिकल, सोशल, फैमिलियर तीनों एंगल मैंने लिया है, क्योंकि परिवार से ही चीजें तैयार होती हैं। एक बच्चा 24 आवर सबसे ज्यादा अगर समय किसी के साथ बिताता है तो माँ के साथ बिताता है। अगर माँ के पास 4 बेटियां हैं और एक बेटा है तो जाहिर सी बात है कि बेटे को ज्यादा प्यार मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा। उस कंडीशन में यह देखना पड़ेगा कि बेटी को पालन पोषण के दौरान माँ का यह व्यवहार दूसरे तरह का क्यों रहा, उसकी गलतियों को उसने डांटा क्यों नहीं, उसने मना क्यों नहीं किया। अगर मना नहीं किया तो आने वाले समय में अगर मान लीजिए कोई बच्चा कहता है ना कि एक पेंसिल चुरा के लाया और उसको आप ना डांटिए, तो अगले दिन वो पूरा डब्बा भी चुरा के ले आएगा। तो एक गलती पर ना डांटने से वह बच्चा बिगड़ने लगता है। तो ये पारिवारिक चीजें क्यों हो रही हैं, अगर यहीं से इस चीज की रोक लगाई जाए, परिवार में ही इस तरह की प्रवृत्ति और आदतें और व्यवहार पैदा किया जाए जिससे बच्चे के अंदर जो मानसिक उसकी समझ है कि नहीं बेटी हो या बेटा हो दोनों इक्वल हैं, दोनों की गलतियां बराबर हैं। अगर एक गलती किया तो एक चपाट लगाएं, 2 गलती किया तो 2 चपाट और लगाएं, चाहे वो बेटी हो बेटा, तो वहां पर ये चीज जरूर होनी चाहिए। तो इसको लेकर के मैंने किया है, बहुत छोटा सा है, एकदम अल्हड़ भाषा शैली में है। कि बिमलेश कांति वर्मा जो भाषाविद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा अल्हड़ भाषा है लेकिन सटीक है। ये जो आप बता रही हैं, जैसे ये माँ की जिम्मेदारी आप बता रही हैं, माँ बच्चे को तो समझा सकती है, लेकिन माँ जिस माहौल में रह रही है, जैसे आपने देखा होगा परिवारों में गाली गलौज, जो पुरुष के मुंह से जो गालियां निकलती हैं वो हमेशा स्त्रियों को लेकर के निकलती है। मतलब ऐसी कोई गाली नहीं है जो पुरुष अगर दे रहा है और वो पुरुष को लेकर कोई गाली दे, तो मेरे ख्याल से मेरे संज्ञान में तो ऐसा है नहीं, बहुत कम है, यही तो गलती है। बहुत एक आध हो सकता है, लेकिन माँ से पहले पत्नी का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति से कहे कि भाई कम से कम बच्चों को संस्कार अगर सही देना है तो ये अपनी जुबान पे जरा कंट्रोल रखो। माँ शब्द एक चैनल है ना सर, पति से पहले माँ से ही तो पति आया ना। तो माँ शब्द जो है एक चैनल है और यह चैनल जो है समाज से संपृक्त है। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम जिस तरह का परिवेश और समाज गढ़ेंगे वो गढ़ने की जिम्मेदारी परिवार की है। कुल मिलाकर सिर्फ स्त्री की नहीं है या पुरुष की नहीं है, बल्कि परिवार की है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक कंडीशनिंग जो शुरू से चली आ रही है या दिमाग में निरूपित किया गया उसको खंडित करके एक नए तरह का समाज बनाया जाए, जिसमें चाहे लड़की हो या लड़का हो, माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, सबके अंदर एक इक्वलिटी बोध हो। और अगर किसी ने गलती किया है तो उस गलती को वो तुरंत एक्सेप्ट करे, उसमें सुधार करे। अब जैसे गालियों की आप बात कर रहे हैं, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए कि पुरुष संबंधित कोई गालियां नहीं है, लेकिन स्त्री संबंधित फुहड़ से फुहड़ गालियां हैं। तो क्या यह किस आधार पर बनाई गई है? जैसे मुझे याद आता है कि सुधा अरोड़ा जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है औरत के संदर्भ में, आम औरत जिंदा सवाल। उसमें कहती हैं कि बेटी जो है संज्ञा है, बहु सर्वनाम है। तो ये विभाजन रेखा क्यों है?
इस विभाजन रेखा की जो कड़ी है उसको खत्म करने की जरूरत। हालांकि पहले से काफी बदलाव आया है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, शुरुआत तो हुआ है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन परिवार के स्तर पर तो चलिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर तो कंट्रोल तभी होगा जब सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा। बिल्कुल, तो इसीलिए क्योंकि मैंने कहा ना, सामाजिक व्यवस्था दोनों परिवार मिलकर के करेगा ना, एक व्यक्ति नहीं, ना स्त्री कर सकती ना पुरुष कर सकता है, बल्कि पूरे क्योंकि परिवार को मिलकर करना होगा। सामाजिक स्तर पर भी देखिए, राजनीतिक स्तर पर देखिए, साहित्यिक स्तर पर भी जो वही रिफ्लेक्ट करता है कि पितृसत्तात्मक समाज और पुरुषवादी जी समाज जो है, जी अभी आपने ज्योति कुमारी का जिक्र जो किया है, तो इसके पीछे मूल कारण तो यही है जी कि और साहित्य को ही छोड़ दें, साहित्य को चलिए छोड़ भी देते हैं। आज एक अक्सर जैसे मान लीजिए कोई सफल महिला है, कारपोरेट जगत में है, बैंकिंग में है, जी प्रशासन में है और जी बहुत बहुत सफल है, तो पुरुष जो अहम होता है वो ये स्वीकार करने में उसको बड़ी कठिनाई होती है कि ये अपनी मेहनत से पहुंची होगी या मेहनत से आगे बढ़ रही है। वो सोचते हैं कि इसने कुछ जुगाड़ किया होगा, कुछ समर्पण किया होगा, कहीं समझौता किया होगा। यह नजरिया तो टोटल मिला के पुरुषवादी नजरिया हो गया। बिल्कुल, और ये गलत है। मैं कई बार मैं भी सुनती हूँ, अगर कोई मुझे बताता है एडवांस में कि अमुक व्यक्ति ऐसे नहीं ऐसे चढ़ा होगा, तो चाहे वो स्त्री ही क्यों ना बोलती, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं कहती हूँ कि प्लीज, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप नहीं जानते, आप उसके संघर्ष को नहीं समझती हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि वो आदमी कैसे चढ़ा होगा। ठीक है, होता होगा थोड़ा बहुत, एक आध परसेंट किसी ने ऐसा कभी किया होगा, उसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। आप सीधे सीधे ऐसे नहीं कह सकते कि उसने कोई सस्ता रास्ता लिया होगा या फिर अपने आप को समर्पित किया होगा। मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि संघर्ष की जो जमीन होती है, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, चाहे नगर की हो, महानगर की हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, अर्ध शहरी हो, सबके संघर्ष जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके परिवेश के हिसाब से होते हैं। हाँ, किसी का संघर्ष बड़ा हो सकता है, किसी का संघर्ष छोटा हो सकता है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि किसी भी स्त्री को बहुत, जब वो ऊंचाई पे चढ़ जाती है तो लोग एक कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। इस कहानी से मुझे भी बहुत सारी कहानी याद आ रही है कि मैं भी बहुत ही एकदम से गांव से उठकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, आप देखेंगे कि नौगढ़ क्या है, किस तरह से, कैसे वहां पहुंचना है, वहां कुछ सुविधाएं नहीं है। तो मेरे बारे में भी बहुत सारी कहानियां मुझे नहीं पता है, बाद में मेरे दोस्त मित्र जब मुझे बताते तो मुझे बहुत हंसी आती है। और मैं हंस करके कहती हूँ कि इसका मतलब है कि जो पढ़ा लिखा एलिट समाज है, उसकी सोच, बेशक वो एलिट कहला रहा है, लेकिन उसकी सोच तो दरअसल हमारे गांव की जो दादी नानी पीपल के नीचे बैठकर बातें करती हैं, गलचौरा करती हैं, उनसे भी खराब है। मैं इस तरह से देखती हूँ। महानगर में ये कंडीशन मैं जब सुनती हूँ, अभी हाल ही में मुझे बहुत सारे विचित्र विचित्र बातें सुनने को मिली, तो मुझे बहुत हंसी आई। और मैंने अपने पिता से इस बात की चर्चा की, तो मेरे पिताजी बहुत ठहराव वाले व्यक्ति, उनको कभी गुस्सा नहीं आता। मैंने 30 सालों में उनको कभी नाराज होते हुए नहीं देखा, बचपन से लेके आज तक। और किसी भी बात पे वो नेगेटिव नहीं होते हैं। तमाम लोग कोई कुछ भी कह दे, उसमें एक पॉजिटिविटी देखते हैं। तो मैंने जब उनसे बताया तो वो हंस दिए और बोले, बिटिया, पढ़े लिखे से दिमाग का मजैया ना होला। दरअसल दिमाग का मजैया दृष्टिकोण से होला। और वो दृष्टिकोण अगर कोई में नहीं पैदा भला, तो न तू पैदा कर सकेलू, न हम कर सकेला, न समाज कर सकेला। ये आदमी स्वयं से ही कर सकेला। उस दिन से मैंने मान लिया कि दृष्टिकोण की जो पैदाइश होती है वो व्यक्ति के अपने दिमाग से ही होती है, उस पर आप निरूपण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, आज के समय में साहित्य में महिलाओं की क्या स्थिति है? अगर मैं इस तरह से इसको कहूँ तो मैं कुछ पॉइंट बनाई थी, जब ये सवाल मतलब टॉपिक आपने दिया था, तभी मैंने कुछ सवाल बना लिए थे कि अगर हम साहित्य में यह शोध होना अभी बाकी है कि अब तक कितनी रचनाकार हुई हैं और उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक अवदान और पृष्ठभूमि कैसी रही है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर इनका हम तुलनात्मक अन्वेषण और मूल्यांकन करने जाएंगे तो ईमानदारी से अन्वेषण बाकी है कि हाँ, अमुक ने यह नींव रखी है। जैसे हम रुकैया का तो जिक्र करते हैं
लेकिन क्या हम रमा देवी की बात करते हैं या दयाबाई की बात करते हैं? क्या हम ललितबाई की बात करते हैं या फिर सहजोबाई की बात करते हैं? शायद हम नहीं करते। बहुतों को ये नाम शायद ना भी पता हो, क्योंकि हम इनको साहित्यकार के रूप में कभी जाने ही नहीं है। या हमने अगर पढ़ा है तो बंग महिला को पढ़ा है, हमने अगर पढ़ा है तो सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ा है, अगर हमने पढ़ा है तो महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां पढ़ा है, हमने सिमोन को अपना आदर्श मान लिया है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सिमोन कौन है, क्या हमने कभी इस बात पर बात की है? शायद नहीं की है। हमने रोजा लग्जमबर्ग को तो याद कर लिया है, लेडी चैटरली को भी हमने याद कर लिया है, जर्मन ग्रेयर को भी याद कर लिया है, लेकिन क्या हमारे देश में जो छिन्न मस्ताएं लिखी गई या जिन्होंने एक पिलर खड़ा किया, क्या हम उनके बारे में जानते हैं? क्या हम अडाला के बारे में जानते हैं? या फिर हम उनके बारे में जानते हैं जिनको बालमणि अम्मा के बारे में हम जानते हैं, जिनको मदर ऑफ पोएट्स भी कहा जाता है, पोएट्स ऑफ मदर कहा जाता है? क्या हिंदी साहित्य में ऐसा कोई है? ठीक है वो अदर भाषी, लेकिन हैं तो हिंदुस्तान की। मुझे नहीं लगता कि लोगों ने पढ़ा होगा या इस नाम से अवगत होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन स्त्रियों की लड़ाइयाँ हैं, मैं स्त्रियों में भी लड़ाइयाँ बहुत देख रही हूँ कि मेरा लिखा बहुत अच्छा है, आत्ममुग्धता वाली जो चरम स्थिति वो बड़ा भयानक तरीके से आई है। लेकिन आज की तारीख में जब मैं एक सर्वे का हिस्सा थी साहित्यकारों को लेकर के, तो हमारे सामने ये चीज खुल करके सामने आई कि लगभग 30,000 लोग लिख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 30,000 लोग लिख रहे हैं। उसमें से 8,000 जो है महिलाएं लिख रही हैं, 200 जो है महिलाएं कविता लिख रही हैं। अब आप सोच लीजिए कि इस 200 में से हम चर्चा किसकी करती हैं? 10 या 12 की करते हैं। तो अब उस 30,000 लोग खोए हुए हैं। उन 30,000 लोगों को कलमबद्ध करने के लिए एक सुचिंतित शोध करने की जरूरत है और निरंतर करने की जरूरत है। मैं डायरी क्यों रखती हूँ? क्योंकि मेरा दिमाग इतना स्टोर करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन डायरी में अगर मैं रखी रहूंगी तो इतना मेरे ध्यान में रहता है कि अमुक डायरी में अमुक चीज मैंने दर्ज किया है, तो मैं उसको तुरंत देखूंगी, आपको बता भी दूंगी। जैसे ये मैं इस तरह से नोट्स बना बना के रखती जाती हूँ, ईयर वाइज रखती जाती हूँ ताकि वो खोने ना पाए। मान लीजिए मुझे कुछ हो जाए तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई मेरी डायरी भी हाथ में ले लेगा तो उसको पूरा स्त्री संघर्ष, पूरा स्त्री का इतिहास, स्त्री के सारे परिप्रेक्ष्य, चाहे वो कविता में हो, कहानी में हो, उपन्यास में हो या फिर लेखन के किसी भी विधा में या कला में ही क्यों न हो, वो सारी चीजों को अपने आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ स्त्रियों का जो संघर्ष है किस तरह से खड़ा हुआ है। अब जैसे दूसरी बात, जैसे जिन रचनाकारों को हम जानते हैं और जिनका नाम दस्तावेजों में शामिल है, वो बहुत चर्चित, प्रकाशित होने में कामयाब और मजबूत नेटवर्क पर्यावरण का समाजीकरण से प्रभावित है। लेकिन अब तक के रचनाकारों के मानसिक वातावरण, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शहरी और ग्रामीण के आधार पर उनका पुनर्मूल्यांकन करना और सबका ऐतिहासिक दस्तावेज समाज के सामने सटीक ढंग से प्रस्तुत करना समाज के लिए, साहित्यिक समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मैं मानती हूँ। और इस चुनौती से कोई नहीं टकराना चाहता है। कविता, कहानी, उपन्यास लिख करके हम एक नाम तो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन दस्तावेज तैयार करना बहुत बड़े श्रम का काम है। जैसे सोशल मीडिया के आने के बाद लेखकों का पाठकों से जो सीधा संवाद होने के बाद एक नई सच्चाई उभर कर सामने आई है। पहले हम रचनाकार के लिखे, गढ़े और क्राफ्ट किए हुए आकर्षण में जिंदा रहते थे। आमतौर पर लेखकों के साथ पाठक का सीधा संवाद व मुकाबला बहुत कम या ना के बराबर होता रहा है। लेकिन सोशल मीडिया और नेटवर्किंग ने इसका भंडाफोड़ किया है। जो लेखक अपने लेखन में अपने शब्दों की जादूगरी से बांधते हैं, वही लेखक व्यवहारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक जीवन में बहुत बार निराश करते हैं। तो ये आशा निराशा को परे रख करके इतिहास को संकलित करना बहुत दुरूह है, दुष्कर कार्य है। फिर भी मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको कर पाऊँ। मैं 2 दशक से लगी हुई हूँ, लेकिन मेरे पास एक कंपाइल चीजें हो गई हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि साहित्य में रोज नई चीजें आ जाती हैं, तो कहीं पे ठहरना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि जो आलोचना जब की जाती है जी, है ना, चाहे वो आलोचना
की पत्रिका हो या आलोचना की कोई किताब हो, जी। हो सकता है कि मेरी जानकारी बहुत ज्यादा इस मायने में ना हो, लेकिन जितनी है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि जब वर्तमान कविता की या वर्तमान कहानी की या 10 साल 15 साल से अगर हम इतिहास देखते हैं साहित्य, हिंदी साहित्य का, तो जब जिक्र किया जाता है तो पिलर्स के तौर पर पुरुषों को ही स्थापित किया जाता है, महिलाओं को स्थापित कम किया जाता है। और यही कारण है कि महिलाओं मतलब की रचनाएं जो हैं वो लोगों तक ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाई हैं। सोशल मीडिया ने थोड़ा इस चीज को ब्रेक किया है, लेकिन आलोचकों की जो ये सीमाएं रही हैं, आलोचक तो वही होता है जो किसी को उठा दिया, किसी को गिरा दिया, किसी को मार दिया, किसी की मॉब लिंचिंग भी हो जाती है इसमें कई बार। तो जैसे आपने खुद ही उदाहरण दिया, तो मैं तो इसके पीछे सीधे सीधे एक पुरुषवादी और जो साहित्य में जो एक सत्ताधारी वर्ग है, उसका मतलब शब्द मैं कैसे इस्तेमाल करूं, उसका खेल है ये सब। जी। आप इसको किस रूप में देखती हैं? देखिए सर, आलोचना के संदर्भ में गिरीश चतुर्वेदी का कहा हुआ एक वाक्य मुझे बड़ा हास्यास्पद भी लगा था और मैं उसको कोट भी कर रही हूँ। उन्होंने एक दिन अपने कविता सेशन के वक्तव्य में कहा कि हमारे जो हिंदी के आलोचक होते हैं वो मुर्गा लड़ाते हैं। मतलब वो ये करते हैं कि मेरा वाला जो मुर्गा है ज्यादा अच्छा और ताकतवर है, तुम्हारा वाला मुर्गा जो है वो अच्छा नहीं है। तो जो आलोचकों के संदर्भ में इस तरह की धारणाएं बनी है वो दरअसल गलत है। मैंने बहुत बार देखा है कि मैं बहुत सारे ऐसे रचनाकारों को इन दौरान पढ़ी हूँ जिनके बारे में कभी किसी भी आलोचक ने कहीं भी किसी भी तरह से उल्लेख ही नहीं किया है। तो क्या आलोचक तक कृति की पहुंच नहीं है या आलोचक भी खोजी प्रवृत्ति का नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि खोजी प्रवृत्ति किसकी है। रचना बहुत दूर तक फैली हुई है। जब हिंदुस्तान इतना बड़ा है तो लिखने वालों की संख्या भी तो बहुत है। अगर अनुज लुगान आदिवासी क्षेत्र से लिख रहे हैं तो सुकमा में बैठा हुआ कोई बंदा लिख रहा है, वहीं कालाकांडी में बैठा हुआ कोई लिख रहा है, उसके अगर नॉर्थ ईस्ट में जमुना बिनी कादर लिख रही हैं, तो क्या हम यहाँ तक अपनी पहुंच बनाने में अक्षम हैं? कलिंगपोंग में अगर स्वाति लिख रही हैं तो क्या हम स्वाति को पहचानने में अक्षम हैं? दरअसल दिक्कत ये नहीं है कि हमारे यहाँ के आलोचक उठाने गिराने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि दिक्कत ये है कि हम वहां तक पहुंचना नहीं चाहते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो लोग अपनी किताब पे लिखवाना चाहते हैं उसका पोस्ट बनाते हैं और भेज देते हैं और वो किताब मिल गई। लेकिन क्या आलोचक ने कभी ऐसा शोध किया कि यह किताबें हम तक पहुंचे, या लेखक की एक भी कृति कहीं भी है तो छुपी उसको खुद ले आए और पढ़े? मैंने इन दिनों सुजान खान को पढ़ा है। सुजान खान फिल्म इंडस्ट्री के नहीं, सुजान खान, वो लड़का कहीं आउटर गांव में बैठ करके लिख रहा है, क्या उसको आज के आलोचक ने पढ़ा है? लेकिन मैं ऐसी किताबें ढूंढ कर लाती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ती हूँ, जब पढ़ लेती हूँ तो मैं उस पर लिखने की भी कोशिश करती हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि आलोचक उठाते गिराते हैं, आज की तारीख में छोटी टिप्पणी और फेसबुक पर लिखे गए टिप्पणी को आलोचना मान लेना दरअसल आलोचनात्मक कृति की हत्या भी है। आप टिप्पणी को आलोचना मानकर अगर छाती कूटते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं, अनर्गल बातें शुरू कर देते हैं, या एक शब्द को पकड़ करके आप एकदम से रुदन मचा देते हैं, रोमष्ठीकरण कर देते हैं, तो इसको क्या आप आलोचना बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं? आलोचना दरअसल सिर्फ ये नहीं होती है कि रचना अच्छी है या खराब है, या दाखिल है या खारिज है। आलोचना तो वह होती है जो कृति का पुनर्पाठ कर देती है, उसकी अच्छाइयों को एकदम से खोल के रख देती है, बल्कि उसकी दुरूहता को ज्यादा सहज बनाने का कार्य करती है। तो आलोचना
दृष्टिकोण का भी सवाल है कि आप उसको एक्सेप्ट करने की कंडीशन में कितने हैं। कई बार लेखक के साथ भी हमने देखा है कि वो अपनी कृति से बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आप एक लाइन का सुझाव भी दे दीजिए दोस्ती मित्रता में, तो भी वहां पर आप टारगेटेड हो जाते हैं। ऐसे में आप आलोचना कैसे करेंगे? फिर आलोचक को भी यह ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कौन सा व्यक्ति है जो आलोचना को सहज स्वीकार करेगा। अगर जब सहज स्वीकार नहीं करेगा तो हम उसकी कृति पे बात क्यों करें? जब किसी रचना पे बात नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वह रचना उपेक्षित होगी, और जब जो चीज उपेक्षा का शिकार हो जाएगी वो पाठकों से सही एक दिन धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। और आप देखिए कि जिस रचना की पाठक तक पहुंच नहीं है, सिर्फ उसकी लाइब्रेरी तक पहुंच है, तो जाहिर सी बात है उसे दीमक ही खाएंगे, पाठक नहीं पढ़ पाएंगे। मेरा अभी भी मानना है, और मैं हमेशा इस बात को कहता भी हूं, कि रचनाओं का असली मूल्यांकन पाठक करते हैं, बशर्ते कि पाठकों तक वो रचनाएं पहुंच सके। बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया के बाद से तो, सोशल मीडिया में तो अब लोग पढ़ने लगे हैं, हालांकि उसमें भी वो मुंह दिखाई होती है ना कि हम तुम्हें 5 लाइक देंगे, तुम हमें 10 लाइक दे देना। सर, हम इस बात पे आपको टोक कर एक बात कहना चाहेंगे सोशल मीडिया को संदर्भ में। जैसे मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि आप एक सर्कल बना लेते हैं, इसको गुट भी आप कह सकते हैं सर्कल को चाहे तो। जैसे मैं हॉस्टल में हूँ, मैं हॉस्टल में भी रही हूँ, तो मेरा एक बड़ा सर्कल होगा, जाहिर सी बात है कि एक हॉस्टल का दूसरे हॉस्टल के साथ अच्छा कनेक्शन होता है। आज फोन का जमाना है, भाई मैंने ये लगाया तू वो इसको पोस्ट वो कर देना, पसंद कर देना। कई बार फोन करके लोग कह देते भाई इसको तू शेयर कर लेना। तो वो लाइक कमेंट को दरअसल पैरामीटर मान लेना, यह बहुत बड़ी गलती है। पैरामीटर मान लेना बहुत बड़ी गलती इसलिए भी है कि अगर आप उस लाइक कमेंट के बाहर जब आपकी किताब के रूप में वो चीजें आ जाती हैं और फिर वो पाठकों तक पहुंचनी शुरू होती है, तो पाठक का पढ़ने का नजरिया दूसरा होता है। जो सोशल मीडिया पे पढ़ी जाती है चीजें, वो एक नजर में पढ़ी जाती हैं, एक सांस में पढ़ी जाती हैं, और उसको इधर से पढ़ा इधर से निकाल देने वाली भी कंडीशन में बहुत कम चीजें होती हैं जो दिमाग में रखी जाती हैं। लेकिन जब कोई चीज किताब में कलमबद्ध होकर के आ जाती है, तो अगर खटकता है तो हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर तिबारा पढ़ते हैं। जैसे आजकल के लेखकों की ज्यादातर रचनाएं आप पढ़ेंगे तो लगेगा पायरेसी है, किसी का नकल है। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें, हो सकता है ये मेरे साथ हो सर, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया हो, ये मेरी बीमारी हो सकती है। मैं कई बार कह देती हूँ स्पष्ट कि भाई ये मेरी बीमारी होगी, मैंने जरूरत से ज्यादा पढ़ लिया, तो मुझे हो सकता है लगता हो कि अगले बंदे की रचना चोरी है, या हो सकता है कि भाई उसने भावा अनुवाद के हिसाब से। ज्यादा लोगों से मिलने के बाद हर शक्ल पहचानी सी लगती है ना, नई शक्ल भी पहचानी सी लगती है। तो ये मेरी ये व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। हो सकता है अगले ने नहीं पढ़ा और वो एकदम बाह बाह करके लहालोट हो रहा हो, तो वो लहालोट होने वाली जो कंडीशनिंग सोशल मीडिया ने पैदा की है, उससे बहुत बार अच्छी रचनाओं की हत्या हो जाती है और कई बार खराब रचनाएं हाईलाइटेड हो जाती है। तो ये बड़ी समस्या पैदा की है। नहीं, लाइक कोई पैमाना नहीं है, उस पर टिप्पणी भी जो आए अगर कायदे से और लेखक या कवि उसको स्वीकार करे तो ये अच्छी बात है। वहां पर मतलब सोशल मीडिया एक पत्रिका या मंच का काम अच्छी तरह से कर सकती है जी, है ना। तो सुनीता जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी। मेरे अंदर तो थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं इतनी सारी किताबें जिंदगी में पढ़ पाऊंगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सोशल मीडिया वाले पे एक बात और मैं छोटा सा जोड़ना चाहूंगी कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया भी है। जैसे सोशल मीडिया की वजह से मैं 2008 से लेकर के 2020 तक कम से कम 150 ऐसे रचनाकारों से मिली हूँ जिनकी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, जो बहुत उत्कृष्ट है, जिन पर हम बात कर सकते हैं। जबकि वो रचनाकार बिल्कुल गांव में है। जैसे आजकल इन दिनों पूनम वाशम है, दक्षिता करकट्टे हैं, और रूपम मिश्र हैं, शैलजा पाठक हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के रास्ते से अपनी, वंदना शर्मा है जो आजकल कम लिखना कर रही हैं, अपर्णा मनोज हैं, लीना मल्होत्रा राव हैं, विभा माथुर हैं जो राजस्थान के किसी जैसलमेर गांव में रहती हैं।
तो इस सोशल मीडिया ने हमें ऐसे चेहरों से भी मिलवाया जिनके लिखने और जिनके शिल्प, जिनकी भाषा, जिनके उकेरने की जो शैली है वो बड़ी अद्भुत है। तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा है, नेगेटिव तो है ही। और इसको मैं इस तरह से भी देखती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में ही नेगेटिविटी भरी है तो वो पॉजिटिव कहीं दुनिया के किसी कोने में वो देख ही नहीं सकता है। तो नेगेटिविटी भी हमारे लगता है कि ये मनस्थिति का भी एक काम है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया ने एक मंच तो किया दिया ही है, और उसमें लिखने वाले के साथ एक थोड़ी सी आसानी इस बात की भी है कि उसने अपनी कोई कहानी लिखी, या कोई उसने अपनी कविता लिखी, या उसने कोई उसके दिमाग में कोई विचार आया उसने लिखा। अब उसको ये भय नहीं है कि हम संपादक के पास भेजेंगे, पता नहीं वो छापेगा कि नहीं छापेगा, कहीं 6 महीने रह गई ऐसे ही पड़े पड़े, फिर हमें फोन करना पड़ेगा कि भाई साहब हमने आपको 4 कविताएं भेजी थी, उनका क्या हुआ। तो यहाँ पर तो ये है कि एक स्वच्छंदता तो मिली है, बट इसको थोड़ा और मांझने की जरूरत है। सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफी अच्छी बातें हुई, और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक विद्वान से आज मैंने बात की है। मेरे दोस्तों को भी अच्छा लगा होगा, और मेरे तमाम जो लोग देख रहे हैं दर्शक, उन लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा अवसर दिया, और इस सवाल जवाब से मुझे लगता है कि कुछ और चीजें लोगों को जानने की मिली होंगी, और जो मैं काम कर रही हूँ उसका संकेत भी उन्हें समझ में आया होगा, क्योंकि उद्देश्य बड़ा है तो एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। अपने सभी दोस्तों, साथी, मित्रों सबको नमस्कार करती हूँ, आपको भी।